कहानी की शुरुआत में हमें राजकुमारी क्रिस्टीन को दिखाया जाता है जो जल्दी 18 साल की होने वाली है। इसीलिए उसके पिता ने, जो कि इस राज्य के राजा है, एक दूसरे राजकुमार को बुलाया होता है जिससे वह क्रिस्टीन की शादी करना चाहते हैं। इस राजकुमार का नाम फ्रेडरिक है। क्रिस्टीन जब फ्रेडरिक से मिलती है तो उसे वह पसंद नहीं आता, इसीलिए वह उससे शादी नहीं करना चाहती। पर उसके पिता, जो कि इस राज्य के राजा हैं, वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द क्रिस्टीन की शादी हो जाए, क्योंकि अगर वह 18 साल की हो गई, उसने शादी नहीं की, तो दूर पहाड़ों में जो माउंटेन किंग सो रहा है, जो एक ट्रोल है, वह उसे अपने साथ ले जाएगा, जो कि राजा नहीं चाहते। क्रिस्टीन को पता है कि उसे शादी करनी पड़ेगी, जो वह नहीं करना चाहती, इसीलिए वह अपना घोड़ा लेकर महल से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जंगल में एक किसान के बेटे एस्पेन को दिखाया जाता है, जो अपने परिवार के लिए खाना इकट्ठा करके घर वापस जा रहा होता है। तभी उसके सामने राजकुमारी क्रिस्टीन का घोड़ा आ जाता है, जिसे देखकर वह पानी में गिर जाता है। राजकुमारी उसे पानी से निकलने में मदद करती है। एस्पेन कहता है, क्या आप कुछ खाना चाहोगी? राजकुमारी बहुत भूखी है, इसीलिए उसके पास जितना भी खाना होता है वो सारा खाना राजकुमारी खाकर वहां से चली जाती है। और अब स्पेन के पास कुछ नहीं है। जब वो घर वापस आता है तो उसके पिता उससे खाने के बारे में पूछते हैं, पर उसके पास मात्र एक सेब बचा हुआ है, जो देखकर उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल एस्पेन कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, और अब उसके पिता खुद अपने दोनों बेटों के साथ, यानी कि एस्पेन के दोनों भाइयों के साथ जंगल में कुछ खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। एस्पेन घर पर अकेला होता है। रात को उसे ऐसा लगता है जैसे उसके आसपास कोई ट्रोल है। ट्रोल एक तरह का दानव होता है, इसीलिए अब वो जलती हुई रस्सी को उठाकर उसे घुमाना शुरू कर देता है। दरअसल वो एक तरह का स्वांग कर रहा है, जैसे वो ट्रोल से लड़ रहा है। और अब रस्सी से आग घर में फैल जाती है। उसका पूरा घर जल जाता है। दूसरी तरफ हमें जंगल में राजकुमारी को दिखाया जाता है, जो घोड़े से लगातार आगे बढ़ रही होती है। तभी उसका घोड़ा अजीब सी आवाजें करने लगता है। वो राजकुमारी को घोड़े से गिराकर वहां से भाग जाता है। और अब राजकुमारी के सामने वही माउंटेन किंग यानी कि ट्रोल आता है, जो राजकुमारी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह हमें स्पेन के पिता और भाइयों को दिखाया जाता है, जो घर वापस आ चुके हैं। वह देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनका पूरा घर जल चुका है। एस्पेन कहता है कि मैंने रात को एक दानव की, यानी कि ट्रोल की आवाज सुनी थी, पर उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। और अब यहाँ पर राजकुमार फ्रेडरिक आ जाते हैं, जो इनसे पूछते हैं, क्या तुमने यहाँ आसपास किसी राजकुमारी को देखा? एस्पेन के पिता और भाई कहते हैं कि हमने किसी राजकुमारी को नहीं देखा। और जब स्पेन से पूछा जाता है तो वह समझ जाता है कि जिस लड़की से वह जंगल में मिला था वह राजकुमारी थी। उसकी घबराहट से फ्रेडरिक समझ जाता है कि उसे कुछ पता है, इसीलिए वह उसके पास जाता है। उसकी गर्दन पर तलवार रख दी जाती है और कहा जाता है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम तुम्हें मार देंगे। एस्पेन के पिता कहते हैं कि इसे अपने आसपास ट्रोल्स दिखते हैं, इसीलिए घबराया हुआ है। इसने किसी राजकुमारी को नहीं देखा। राजकुमार फ्रेडरिक और उसके आदमी उस पर हंसने लगते हैं, कहते हैं कि यह ट्रोल्स पर विश्वास रखता है। दरअसल अब ट्रोल्स पर कोई विश्वास नहीं करता। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ट्रोल्स इस दुनिया में नहीं होते। एस्पेन राजकुमार फ्रेडरिक से पूछता है कि तुम राजकुमारी को क्यों ढूंढ रहे हो? वो कहता है कि मैं उससे शादी करके इस राज्य का नया राजा बनूंगा। अगर कोई भी राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा तो मैं उसे अच्छा खासा इनाम दूंगा। इसके बाद राजकुमार फ्रेडरिक अपने लोगों के साथ यहाँ से निकल जाता है। और अब एस्पेन के पिता अपने दोनों बेटों को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें राजकुमारी को ढूंढ कर लाना होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हमें राजकुमार फ्रेडरिक अच्छे खासे पैसे देंगे, जिससे हम अपना घर दोबारा से बना सकते हैं। एस्पेन के दोनों भाई राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। एस्पेन अपने पिता से पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, बस दोबारा वापस मत आना। दरअसल उसने अपना घर जला दिया है, इसीलिए उसके पिता उससे नाराज है। एस्पेन यहाँ से अपने दोनों भाइयों के पीछे पीछे चल पड़ता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए एस्पेन को वहां पर टूटा हुआ एक शीशा मिलता है, जिसे वह अपने पास रख लेता है। अब जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है, जो इनसे मदद मांगती है। पर एस्पेन के भाई उसकी मदद नहीं करना चाहते। लेकिन एस्पेन उसकी आवाज का पीछा करते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां से आवाज आ रही थी। वह देखता है कि वहां पर एक बहुत ही खौफनाक विच होती है, जिसकी नाक लकड़ी में फंस चुकी है। एस्पेन उसकी नाक वहां से निकाल देता है, जिसके बाद वह पूछती है
कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एस्पेन कहता है कि हम राजकुमारी को ढूंढ रहे हैं। वह कहती है कि राजकुमारी को माउंटेन किंग यानी कि ट्रोल अपने साथ ले गया होगा, और अगर तुम उसे मारना चाहते हो तुम्हें जादुई तलवार की जरूरत होगी जो कि नदी के नीचे है। एस्पेन पूछता है कि वह नदी कहाँ पर है, और अब विच उसे एक जादुई नक्शा देती है और कहती है कि जहां भी तुम्हें जाना है इस नक्शे से पूछना, नक्शा तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। दरअसल उसने विच की मदद की थी, इसीलिए विच ने उसे जादुई नक्शा दिया। पर अब उसके दोनों भाई यहाँ से आगे निकल चुके हैं। तभी उन्हें जंगल के बीचों बीच सुनहरे फलों की एक टोकरी दिखती है जिसके अंदर से वह एक एक फल खा लेते हैं। तभी वहां पर बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां आती हैं जो एस्पेन के भाइयों से कहती है कि तुम हमारे साथ चलो, हमारे पास खाने के लिए बहुत सी चीजें हैं। वह दोनों उन लड़कियों के साथ चले जाते हैं। वही एस्पेन अब आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह रास्ता खत्म हो जाता है और उसे भी वहां पर एक सुनहरा फल दिखता है। एस्पेन बहुत ज्यादा भूखा है। जैसे वह फल को खाता है उसके सामने एक रास्ता खुल जाता है। एस्पेन उस रास्ते के अंदर जाता है। कुछ ही दूरी पर उसे अपने दोनों भाई दिखते हैं जो उन्हीं सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ खाना खा रहे होते हैं, और अब वह एस्पेन को भी अपने साथ खाने पर इनवाइट करती है। एस्पेन जब डाइनिंग टेबल पर बैठता है तो जो खाना उसके भाइयों को बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा दिख रहा होता है। एस्पेन को कीड़े मकोड़े दिख रहे होते हैं, पर एस्पेन फिलहाल इस बारे में अपने भाइयों को कुछ नहीं बताता। उसे पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद एक लड़की उसे वही सुनहरा फल खाने के लिए देती है जो उसके भाइयों ने खाया था। वह उस फल को खाने का नाटक करता है और जानबूझकर बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर के बाद जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह लड़कियां जो कि बहुत ही सुंदर थी, अब वो उसे बहुत ही भयानक दिख रही होती है, और यही इनका असली रूप है। जिसके बाद वह अपने भाइयों से कहता है कि मुझे नया घर मिल चुका है, मैं वह घर तुम्हें दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर हम रहने वाले हैं। दरअसल वह अपने भाइयों को यहाँ से निकालना चाहता है, और जब वह अपने भाइयों को यहाँ से लेकर जा रहा होता है तो वह तीनों भयानक लड़कियां इनका पीछा करना शुरू कर देती है। पर ये तीनों के तीनों किसी तरह से उसी रास्ते से जो फल खाने के बाद स्पेन के लिए खुला था वहां से निकल जाते हैं। इनके निकलते ही वह रास्ता बंद हो जाता है और अब ये लगातार यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। ये जल्द से जल्द राजकुमारी को ढूंढना चाहते हैं। एस्पेन अपने भाइयों से कहता है कि जिस तरह का छलावा अभी हमारे साथ हुआ है आगे भी ऐसा हो सकता है। राजकुमारी को अगवा करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक दानव, एक ट्रोल है जिसे माउंटेन किंग कहा जाता है। वह सिर्फ रात को बाहर निकलता है क्योंकि अगर वह दिन में बाहर निकला तो वह पत्थर का बन जाएगा, और अब स्पेन के भाइयों को भी उस पर विश्वास है। वह हमें राजकुमारी को दिखाया जाता है जिसे माउंटेन किंग ने बंदी बनाकर एक जगह रखा हुआ है। वहां से निकलने का एक ही रास्ता है जो कि बहुत ऊपर है, और तभी हमें माउंटेन किंग के हाथ को दिखाया जाता है जो राजकुमारी के लिए कुछ मांस के टुकड़े फेंकता है ताकि राजकुमारी उसे खा ले। पर यह खाना बहुत ही गंदा है। राजकुमारी उस खाने को खाने का नाटक करती है ताकि माउंटेन किंग को उस पर गुस्सा न आए। दूसरी तरफ एस्पेन और उसके दोनों भाई उसी जादुई नक्शे की मदद से लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। ये रास्ते में एक जगह खाना खाने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर राजकुमार फ्रेडरिक भी अपने लोगों के साथ होता है। यहाँ आने के बाद एस्पेन उस जादुई नक्शे से जादुई तलवार का रास्ता पूछता है। फ्रेडरिक का एक आदमी यह बात सुन लेता है। वो राजकुमार फ्रेडरिक को बताता है कि एस्पेन के पास एक जादुई नक्शा है। राजकुमार फ्रेडरिक एस्पेन के पास आता है और पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई जादुई नक्शा है? एस्पेन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद वह सोने से भरी हुई अशर्फियों की थैली टेबल के ऊपर रखता है। पर एस्पेन कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम राजकुमारी से प्यार नहीं करते, तुम उसे इसीलिए ढूंढना चाहते हो ताकि तुम यहाँ के राजा बन सको। मैं तुम्हें कोई नक्शा नहीं दूंगा। और उसके सामने जो खाने की प्लेट होती है वह राजकुमार फ्रेडरिक के मुंह पर मारता है। इनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन राजकुमार फ्रेडरिक को हराना इतना आसान नहीं है। वह एस्पेन को धराशायी कर देते हैं और अपनी तलवार निकाल लेते हैं। पर एस्पेन की किस्मत अच्छी होती है कि राजकुमार फ्रेडरिक का पैर एक मोटे आदमी की खाने की प्लेट पर पड़ जाता है, जिसे बहुत भूख लगी होती है, और अब वह मोटा आदमी गुस्से में राजकुमार फ्रेडरिक को उठाकर दूर फेंक देता है। एस्पेन और उसके भाइयों को मौका मिल जाता है। वह यहाँ से भाग जाते हैं। राजकुमार फ्रेडरिक उनका पीछा करता है, पर ये तीनों के तीनों नदी में कूद जाते हैं। एस्पेन का भाई कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा यही होता कि तुम हमारे परिवार के मेंबर नहीं होते। इन भाइयों के बीच में भी झगड़ा होना शुरू हो जाता है और जल्दी ये शांत हो जाते हैं। अब जब ये आगे बढ़ते हैं तो एस्पेन को जंगल में भालू की खाल मिलती है जिसे वो अपने पास रखना चाहता है, पर उसके भाई मना कर देते हैं।
यह लगातार जंगल में आगे बढ़ते चले जाते हैं। इनके सामने एक ऐसा इलाका आता है जहां पर बहुत फग होता है। फग की वजह से एस्पेन अपने दोनों भाइयों से अलग हो जाता है और तभी राजकुमार फ्रेडरिक अपने लोगों के साथ एस्पेन के दोनों भाइयों को बंदी बना लेता है और पूछता है कि एस्पेन कहाँ है। वह झूठ बोल देते हैं कि जब हमने चट्टान से पानी में जंप किया था तब एस्पेन मारा गया, पर राजकुमार फ्रेडरिक उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वहीं हमें एस्पेन को दिखाया जाता है जो उस नदी तक पहुंच जाता है जिसके अंदर तलवार है। वो तलवार को निकालकर बाहर ले आता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे अपने दोनों भाई दिखते हैं जिन्हें राजकुमार फ्रेडरिक ने बंदी बना रखा है। साथ ही वह जादुई नक्शा भी अब राजकुमार फ्रेडरिक के पास है क्योंकि एस्पेन के भाइयों से वो नक्शा उसने ले लिया है। अब एस्पेन अपने भाइयों को बचाना चाहता है, इसीलिए वह उसी भालू की खाल को पहनकर राजकुमार फ्रेडरिक और उनके लोगों को डराकर यहाँ से भगाना चाहता है। वह डर भी जाते हैं। वह यहाँ से भाग रहे होते हैं, पर तभी गलती से एस्पेन गिर जाता है क्योंकि खाल पहनने की वजह से उसे कुछ नहीं दिख रहा होता, जिस वजह से उसका फाड़ा फूट जाता है। अब यह एस्पेन को भी उसके भाइयों के साथ बांध देते हैं। एस्पेन राजकुमार फ्रेडरिक से पूछता है कि तुम राजकुमारी के साथ क्या करना चाहते हो। नहीं, इसीलिए वो क्या करना चाहता है। एस्पेन राजकुमार फ्रेडरिक से पूछता है कि तुम राजकुमारी के साथ क्या करना चाहते हो। वो कहता है कि मुझे राजकुमारी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ये राज्य चाहिए। एक बार राजकुमारी से मेरी शादी हो गई, उसके बाद मैं खुद उसे मार दूंगा। और अब राजकुमार फ्रेडरिक उस जादुई नक्शे से पूछता है कि राजकुमारी कहाँ पर है। उसे रास्ता पता चल जाता है। यह पूरा दिन चलते रहते हैं। रात को ये सब के सब एक जगह आग जलाकर बैठ जाते हैं। अब भी एस्पेन और उसके दोनों भाई इन्हीं के साथ है जो कि बंदी है। और तभी इन्हें माउंटेन किंग की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर राजकुमार फ्रेडरिक के सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि जल्दी वह माउंटेन किंग यहाँ पर आने वाला है। वह रात को ही बाहर निकलता है। एस्पेन और उसके भाई पत्थर से रस्सी को काटकर भाग जाते हैं और एक छोटी सी गुफा में चले जाते हैं। वही राजकुमार फ्रेडरिक को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाने के लिए अपने एक सिपाही के साथ पेड़ पर छुप जाता है। पर उसका एक आदमी नीचे होता है जिसके सामने वो माउंटेन किंग वो ट्रोल आ जाता है और उस आदमी को खा जाता है। जिसके बाद उसकी नजर उस पेड़ पर पड़ती है जिस पर राजकुमार फ्रेडरिक अपने सिपाही के साथ छुपा हुआ है। राजकुमार फ्रेडरिक देखता है कि माउंटेन किंग उसी की तरफ आ रहा है, इसीलिए वह अपनी जान बचाने के लिए अपने सिपाही को नीचे फेंक देता है। पर अब माउंटेन किंग को पता है कि पेड़ पर कोई और भी है। वो पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है और राजकुमार फ्रेडरिक को पकड़ लेता है। साथ ही वह छोटी गुफा के पास भी आता है जिसके अंदर एस्पेन और उसके भाई छुपे हुए हैं। माउंटेन किंग एस्पेन के एक भाई को देख लेता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद माउंटेन किंग एस्पेन के भाई को और राजकुमार फ्रेडरिक को अपने साथ अपनी गुफा में ले जाकर बंदी बना देता है। राजकुमार फ्रेडरिक बहुत ज्यादा डरा हुआ है, पर तभी वहां पर राजकुमारी आती है। राजकुमारी को देखकर वह अपना रंग बदल लेता है और राजकुमारी से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। पर एस्पेन का भाई उसकी पूरी सच्चाई राजकुमारी को बता देता है। राजकुमारी को पहले भी उस पर विश्वास नहीं था, इसीलिए पीछे से वह हड्डी उठाकर राजकुमार फ्रेडरिक के सर पर मारती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वह एस्पेन के भाई से पूछती है कि तुम कौन हो। वह बताता है कि मैं एस्पेन का भाई हूँ। एस्पेन का नाम सुनकर राजकुमारी खुश हो जाती है, क्योंकि जंगल में जब वह एस्पेन से मिली थी तो एस्पेन ने उसे अपना नाम बताया था। वह पूछती है क्या एस्पेन हमें बचाने के लिए आएगा। वह कहता है कि जरूर आएगा, वह इसीलिए यहाँ पर आया है। वहीं गुफा के बाहर हमें एस्पेन और उसके भाई को दिखाया जाता है जो अब माउंटेन किंग की गुफा के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रास्ते होते हैं और अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तभी एस्पेन एक गड्ढे में गिर जाता है, पर उसकी तलवार की वजह से वह ऊपर ही लटक जाता है। नीचे बहुत गहराई है। उसका भाई उसे ऊपर खींच लेता है और जब एक गड्ढे से नीचे देखते हैं तो वहां पर राजकुमारी और एस्पेन का भाई है जिन्हें माउंटेन किंग ने यहाँ पर बंदी बना रखा है। इसीलिए एस्पेन राजकुमारी को, अपने भाई को और राजकुमार फ्रेडरिक को रस्सी से ऊपर खींच लेता है। अभी सब के सब जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते हैं, पर इनके रास्ते में माउंटेन किंग सोया हुआ होता है। उसे जगाए बिना इन सबको यहाँ से निकलना होगा। एक एक करके ये उसकी पूंछ को कूदते हुए निकल जाते हैं, पर जब राजकुमार फ्रेडरिक ऐसा करता है तो वह पूंछ से टकरा जाता है।
क्योंकि वह बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और उसके टकराने की वजह से माउंटेन किंग यानी कि ट्रोल जाग जाता है। ये सब के सब जल्द से जल्द गुफा से निकलना जाते हैं। पर अब माउंटेन किंग भी बाहर आ चुका है। स्पेन उसके ऊपर जादुई तलवार से हमला करता है, जिससे उस दानव को उस माउंटेन किंग को मारा जा सकता है। और ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सब के सब माउंटेन किंग के सामने बहुत छोटे हैं। वह एक हाथ मारकर तलवार को चट्टान से नीचे गिरा देता है। ये सब के सब उसके ऊपर पत्थर से हमला कर रहे होते हैं, पर इसका माउंटेन किंग के ऊपर कोई असर नहीं होता। तभी एस्पेन देखता है कि सूरज की पहली किरण अब निकलने वाली है, और तभी वह अपने बैग से उस मिरर को निकालता है जो उसे जंगल में मिला था, और उस मिरर को सूरज की तरफ करता है। और जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है तो मिरर पर रिफ्लेक्ट होकर वह सीधा माउंटेन किंग के ऊपर गिरती है, जिससे अब उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर का बनना शुरू हो जाता है। और देखते ही देखते वह पूरा का पूरा पत्थर बनकर टुकड़ों में टूट जाता है। राजकुमार फ्रेडरिक यहाँ से भाग जाता है और रास्ते में उसे वही विच मिलती है जिसने स्पेन को जादुई नक्शा दिया था। राजकुमार फ्रेडरिक उसे बहुत उल्टा सीधा कहता है और कहता है कि तुम बहुत ही भयानक हो, मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताओ। लेकिन विच उसे जानबूझकर गलत रास्ता बता देती है। दूसरी तरफ हमें स्पेन को, राजकुमारी को और स्पेन के दोनों भाइयों को दिखाया जाता है, जो सबके सब महल वापस पहुंच चुके हैं। राजा और रानी अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश है। वह एस्पेन और उसके भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं, साथ ही इनाम की अच्छी खासी रकम देते हैं। और अब राजकुमारी कहीं ना कहीं एस्पेन को पसंद करती है। एस्पेन अपने भाइयों के साथ अपने पिता के पास वापस आ जाता है। उसे इनाम में जितने पैसे मिले होते हैं सब अपने पिता को दे देता है। स्पेन के पिता भी अपने गलत रवैया के लिए स्पेन से माफी मांगते हैं, जिसके बाद यह अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। और तभी वहां पर राजकुमारी आती है, जो स्पेन को अपने साथ घोड़े पर बैठाकर वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ जंगल में हमें राजकुमार फ्रेडरिक को दिखाया जाता है, जो रास्ता भटक चुका है। वह बहुत परेशान है, साथ ही भूखा भी है। तभी उसे वहां पर सुनहरा फल दिखता है, जिस फल को वह खा लेता है। तभी पीछे से वही सुंदर लड़कियां आती हैं, जो राजकुमार फ्रेडरिक को अपने साथ ले जाती है। इसी के साथ यह फिल्म, यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।